एक तो मुझे लगता है कि भाई पाकिस्तान अलग हो करना ही नहीं चाहिए था। तो राहुल जी ने संसद में दावा किया कि हमने पाकिस्तान को पहले बता दिया कि हम आप पर हमला करने जा रहे हैं। तो विपक्षी दलों के पास इतना क्षमता नहीं है कि वो देश के साथ रहना चाहते हैं, वो पाकिस्तान की बात करते हैं। कि मुंबई में आजकल हिंदी बोलने पर मारते बहुत हैं। मुंबई के योगदान में, मुंबई को इकोनॉमिक कैपिटल बनाने में मराठी लोगों का सबसे ज़्यादा योगदान है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी चोरी की बात तो करते हैं, लेकिन राहुल गांधी खुद चोरी करते हैं। इतने साल तक, 60-70 साल तक कांग्रेस पार्टी की सत्ता रही, तब क्यों नहीं पीपीओ को सत्ता भी मिली है। सरकार के पास उनको डर इस बात का है, उनको गुस्सा इस बात का है राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, इसका गुस्सा उनको है। कितना रोड अच्छा बन रहा है उसको आप बोलते आपातकाल है, इतने एयरपोर्ट अच्छे बन रहे उसको आप बोलते आपातकाल है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज एक खास मेहमान के साथ, एक ऐसे मेहमान के साथ जो परिचय के मोहताज नहीं है। उनका नाम है रामदास अठावले जी, जो आरपीआई के चीफ हैं और सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण में एमओएस हैं। स्वागत कीजिए हमारे आज के खास मेहमान का। हाँ बोलो विवेक जी। बहुत बहुत स्वागत है। हाँ ठीक है, थैंक यू वेरी मच विवेक जी, आप इधर आए हैं और मेरी इंटरव्यू पहली बार ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सर, महाराष्ट्र में अब चूंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज राहुल गांधी ने एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने एक प्रेस वार्ता बुलाई। उन्होंने बताया कि लगभग 40 लाख वोट की जो है वो हेरा फेरी का एलिगेशन उन्होंने बताया कि, और वो बार बार कहते रहे महाराष्ट्र में वोट चोरी हुआ है और इसको लेकर बार बार एलिगेशन लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी चोरी की बात तो करते हैं, लेकिन राहुल गांधी खुद चोरी करते हैं। राहुल गांधी जी ने मतलब वोटर्स में लिस्ट में नाम डालने का हर एक को अधिकार है। हर पार्टी के लोग पहले करते हैं कि भाई अपनी पार्टी के लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स में जाए और अपनी पार्टी सत्ता में आई, सुनकर आई अपना कैंडिडेट। तो उसी तरह हर पार्टी को मतलब वहाँ पूरा फ्रीनेस होता है। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के मुताबिक हर आदमी को अपना नाम अगर उस लिस्ट में नहीं है तो दर्ज करने का पूरा अधिकार है। तो उसी तरह हमारे लोगों ने मैक्सिमम वोटिंग का वोटर लिस्ट में नाम न डाला है। इसमें हेराफेरी का क्या मतलब है? इलेक्शन कमीशन के पूरे गाइडलाइन को ध्यान में रखकर वहाँ वोटिंग में नाम न डाला गया है। और इसीलिए राहुल गांधी जी तो इसी तरह की बकवास की बातें करते रहते हैं। रोज़ अभी इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि भाई बिहार के मुद्दे पर रोज़ हंगामा कर रहे हो, हाउस का टाइम बर्बाद कर रहे हो, पैसा देश का बर्बाद कर रहे हो। तो इलेक्शन कमीशन बोलता है आपकी क्या भूमिका है, आपकी क्या मांग हमको बताइए, हमारी क्या छूट है हमको बताइए। अगर वोटर लिस्ट में अगर दो नाम अगर हमारे महाराष्ट्र में हो, दिल्ली में हो, वेस्ट बंगाल में हो, कलकत्ता में हो और फिर बिहार में भी नाम हो, तो इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन बताई है कि भाई एक जगह पर ही वोटिंग एक आदमी कर सकता है और उनका नाम दो जगह पर है, तो दो जगह पर वोटिंग करेगा तो बोगस वोटिंग होगा वो, बोगस वोटिंग। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने उनको गाइडलाइन दिया और जो पेपर जमा करने हैं वो जमा करने के लिए सबको बताया है। और इसमें हमारा भी नुकसान है। सब वोटर जो वोटर लिस्ट में नाम जिनके नहीं आ रहे हैं उसमें हमें वोट देने वाले भी आने के लोग रहेंगे। तो जिनके पास प्रूफ है उनको तो पूरा अधिकार है वोटिंग करने का, जिनके पास प्रूफ नहीं है उनको अधिकार जरूर है, लेकिन उनका नाम अगर वोटिंग लिस्ट में आएगा नहीं तो फिर वो वोटिंग नहीं कर सकता है। जो डेथ हुआ है वो वोटिंग के लिए नहीं आ सकता है। अगर दूसरा आदमी उसी नाम से वो आता है और वोटिंग करता है तो बोगस वोटिंग होता है वो। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दी है और ये खाली बिहार के लिए नहीं पूरे देश भर के लिए गाइडलाइन दी है। और उस गाइडलाइन का फॉलोअप करने की जिम्मेदारी हर पार्टी की है। राहुल गांधी जी की है, ममता बनर्जी की है, या हर पार्टी अखिलेश यादव की है, या हम लोगों की भी है। हम लोग भी मतलब इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट होता है, वो कोई इलेक्शन कमीशन हमारा कमीशन नहीं है, देश का कमीशन है लेकिन सरकार का कमीशन नहीं है। इसीलिए ऐसे आरोप लगाना ठीक नहीं है। क्यों महाराष्ट्र भी क्यों कह रहे हैं बार बार महाराष्ट्र का चुनाव चोरी हो गया? विधानसभा चुनाव जो हुआ था जिसमें एनडीए की जीत हुई थी, वो कह रहे हैं महाराष्ट्र में चुनाव जो है वो महागठबंधन जीत रहा था, इन्होंने चोरी से चुनाव जीत लिया। नहीं नहीं, कैसा जी? लास्ट के 5 घंटे में अप्रत्याशित वोट बढ़ गए। इतने वोट कैसे बढ़ गए, कैसे पड़ गए, कहाँ से लोग आ गए? कैसे बढ़ गए तो कैसे तो बढ़ गए तो वहाँ हर पार्टी के
कैंडिडेट का वहाँ वॉलंटियर होता है, बिल्कुल। हर पार्टी का वॉलंटियर और उस हर बूथ में होता है। और एक बार अगर 5 के पहले अगर कोई वोटर अगर शाम को आता है तो जब तक वोटिंग खत्म नहीं होता है तब तक उनको वोट देने का अधिकार है। तो इसीलिए वो वोटर आए मतलब वोटर तुम्हारे भी होंगे उसमें, हमारे भी होंगे उसमें, पूरे वोटर हमारे थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो नियम के मुताबिक मतलब वोटिंग हुआ है। इतने का कैसे आ गए, इतने कैसे आ गए, तो सभी वहाँ पुलिस होती है, वहाँ वॉलंटियर होते हैं। ठीक बात है, हमारी सरकार है तो पुलिस अगर मतलब हमारी वो जो पुलिस हमारी ये बात ठीक है, लेकिन पुलिस से पहले ज़माना चला गया। वहाँ जाकर सिक्के मारकर, ठप्पे मारकर वोटिंग देने का जो ये था पहले, ऐसा आजकल नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये आरोप में तथ्य नहीं है। और वो कोर्ट में जो जाए, राहुल गांधी अगर चाहते हैं कि भाई इतना वोटिंग कैसा हुआ, बार बार वो बोल रहे हैं। और हम भी सवाल उठाना चाहते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी के 40 लोग 42 लोग ही थे, 99 कैसे चुनकर आए, उसमें पूरा घपला हुआ है। हमारी सीटें 400 तक आने वाली थी, हमारी सीट इतनी कम कैसे आ गई, इसका मतलब इन लोगों ने घोटाला क्या किया है, ऐसा आरोप हम लगा सकते हैं, लेकिन हम नहीं लगाते हैं। हम तो जनता पर निर्भर है। जनता जो चाहती है, जिनको सत्ता में बिठाना चाहती है, कर्नाटक में हार गई, कर्नाटक में आपकी सरकार आ गई। वेस्ट बंगाल में भी मतलब ममता बनर्जी जी की सरकार तीसरी बार आई। वहाँ बीजेपी इतनी स्ट्रांग थी कि वहाँ माननीय ममता बनर्जी व्हील चेयर पर चलने लगी। लोगों को लगा कि भाई ममता बनर्जी तो अपनी है। और वहाँ ये प्रचार हुआ कि ये लोग बाहर के आ गए, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी बाहर के हैं, तो हमारे ममता दीदी को हटाने के लिए ये लोग इधर आए हैं, इसी तरह का प्रचार हुआ। और कांग्रेस पार्टी को और कम्युनिस्ट पार्टियों को मिलने वाला जो वोट है, वो पूरा वोट या मैक्सिमम वोट ममता जी को मिला। और इसीलिए ममता जी सत्ता में आई, 206-7 सीटें लेकर सत्ता में आई। तब हमने सवाल नहीं उठाया कि भाई नहीं उन्होंने घपला किया है, उनको वोट मिला है, ये बात तो सही है। कैसे मिला है तो कैसे मिला है, वो उनको अधिकार है वोटिंग लेने का। और वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी को उधर वोटिंग अगर वहाँ से ज़्यादा मिलता था, एक 2% वोट अगर कांग्रेस और कम्युनिस्टों की तरफ अगर डाइवर्ट होता था तो बीजेपी की कम से कम 180-190 सीटें आती थी। तो इसीलिए हमने इस सवाल नहीं उठाया कि भाई ममता दी की इतनी सीट कहीं से आ गई, उन्होंने घोटाला क्या किया है, ये तो हमने नहीं बोला। हमें जनता जिसको सत्ता में बिठाती है उसको सत्ता में बिठाने का अधिकार है। और आप लोग जानते हैं कि ये 2024 के चुनाव में संविधान को हाथ में लेकर राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी और सभी जो अपोजिशन के लीडर है, ये लीडर हमारे खड़गे साहब संविधान लेकर बता देते कि संविधान बदलेगा, ये संविधान आरक्षण आ जाएगा, ये लोग हिंदुत्ववादी है, ये लोग ऐसे है वैसे, इसी तरह के आरोप इन्होंने किए। और हमारा वोट इन्होंने ले लिया, हमारा वोट मिलने वाला वोट इन्होंने ले लिया। तो हमने सवाल नहीं उठाया कि हमारी सीट कम आ गई है, कम आ गई तो भी तो सरकार हमारी आ गई है। मोदी जी को हटाने का जंग पछाड़ने का काम इन लोगों ने किया। सब लोग एक साथ आ गए, पूरे अपोजिशन के लोग एक साथ आए और मोदी जी को हटाना ही है। इसी तरह की बयानबाजी करते करते इन लोगों ने हमको भारी धोखा दिया। हमारी जो 400, 450, 350 से ज़्यादा सीटें आनी चाहिए थी इंडिया की, लेकिन वो सीटें उतनी आई नहीं, लेकिन क्लियर मेजॉरिटी हमको मिली। चंद्रबाबू नायडू सर के नेता हो, नीतीश कुमार सर के नेता हो, वो सब हमारे साथ रहे और सरकार हमारे आ गई। ठीक बात है, हमारी सीटें कम जरूर आई है, लेकिन जब बीजेपी के जब 282 सीटें 2014 में आई थी, 2019 में 303 सीटें आई थी, तब भी एनडीए की सरकार बोलते थे। नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कभी नहीं बोला बीजेपी वालों ने कि बीजेपी की सरकार है। सरकार एनडीए के ऐसा ही बोला है, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार इसी तरह के बोला है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र में इसी तरह के सवाल उठाना ठीक नहीं। जब कांग्रेस पार्टी 70 साल तक सत्ता में रही तब हमने ये सवाल किया कि उन्होंने घपला किया करके, हमने ऐसा नहीं बोला कि विरोधी पार्टियों ने या बीजेपी ने। इसीलिए इसी तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है। और इस मुद्दे को संसद में उठाना कहाँ तक जायज़ है?
क्या पार्लियामेंट में चुनाव आयोग का मामला उठाया मुझे जाना लगता है कि चुनाव अगर उनको उठाना है तो उठा सकते हैं, लेकिन अभी रिप्लाई दे देगा कौन? उसके लिए इलेक्शन कमीशन तो इंडिपेंडेंट बॉडी है, सरकार का उससे कोई मतलब सरकार का संबंध है, मतलब डायरेक्ट उनका कनेक्शन ऐसा कुछ संविधान के मुताबिक नहीं नहीं है। है तो कौन जवाब कौन देगा? उनका पूरा कारोबार अलग है, वो सरकार का फाइल इधर आता है या उधर जाता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चर्चा अगर करना चाहते हैं तो अगर वो बोल सकते हो, हंगामा करने के बजाय निश्चित रूप में क्या उनको डाउट है? अगर इलेक्शन कमीशन उनको बुला रहा है, राहुल गांधी जी को बुलाया तो बोले हम अकेले नहीं आ सकते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने बोला कि आप सभी तुम्हारी इंडिया आघाड़ी के लोग तो सब आइए, तो भी नहीं जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि आपकी आपत्ति कौन से मुद्दे पर बताइए। एक होटल दो दो जगह पर, तीन तीन जगह पर होटिंग करना ठीक है क्या? ये इलेक्शन का सवाल है। लेकिन जब मिलने के लिए जाएंगे तब उनके मन में जो भी बातें उनको बोलने का अधिकार है। वो लोकतंत्र में सत्ताधारी पार्टी और अपोजिशन पार्टी को सहयोग देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो अपोजिशन का भी तो सुनो, हमारा कुछ ऐसा मत नहीं है कि भाई ऐसा करो करके। लेकिन बहुत सारे लोग अभी नेपाल के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, ऐसे अनेक लोग इधर भी रहते हैं। तो इसी तरह मतलब किसी उसका होटल का मिसयूज ना हो, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने नियम मतलब ये नियम अभी नहीं बनाए हैं। अगर वो आपको पसंद नहीं है तो वो ठीक नहीं। तो इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर होटिंग का नाम जिसमें नहीं जा रहा है वो जा रहा है तो उसमें हमारा भी नुकसान है। सब वोट आपको ही मिलने वाला है ऐसा थोड़ा है। वो तो उसमें सबसे ज़्यादा वोट हमको मिलने वाला है। तो भी हमने सवाल नहीं उठाया इलेक्शन कमीशन का कि भाई आपने ये क्यों किया, वो क्यों किया। इसीलिए राहुल गांधी जी बार बार झूठी बात कर रहे हैं और उनके साथ बात दूसरा कोई विषय है ही नहीं है। सरकार के पास उनको डर इस बात का है, उनको गुस्सा इस बात का है राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, इसका गुस्सा उनको है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड ब्रेक करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। उनको हराने की भारी कोशिश हुई लेकिन वो हार नहीं पाई। इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी और अपोजिशन के आरोप में तथ्य नहीं है और वो इलेक्शन कमीशन को जाकर मिले, उनके साथ चर्चा करे और उनको कन्विंस करे कि भाई ये पेपर की आवश्यकता नहीं, वो पेपर की आवश्यकता नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन निर्णय लेगा वो निर्णय हमको मंजूर होगा। ऑपरेशन सिंदूर पर 32 घंटे की बहस हुई सर। 32 घंटे, 16 घंटे राज्यसभा में, 16 घंटे लोकसभा में। उसमें विपक्ष के सवाल से क्या आप सेटिस्फाइड थे? आपको संतोषजनक लगा विपक्ष जो सवाल पूछ रहा था? विपक्ष का जो सवाल था, विपक्ष के भाषण थे, भाषण तो नेगेटिव भाषण थे। उनके भाषण अपने देश को सपोर्ट करने वाले नहीं नजर आते थे। उनके भाषण तो पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले नजर आते थे। ऑपरेशन सिंदूर अनाउंस हुआ, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसका बहुत बड़ा एक्सरसाइज किया। पहलगाम में जब 22 अप्रैल को हमला हुआ उसमें 26 लोगों की हत्या हुई, मौत हुई और ये हादसा हमारे लिए बहुत बड़ा था। आज तक मतलब बीएसएफ के साथ, आर्मी के साथ उनकी मुठभेड़ आतंकवादियों की होती थी, लेकिन पहली बार इतने लोगों को आकर उन्होंने इसी तरह का हमला किया। और उसका कारण ये था कि विवेक जी की 370 आर्टिकल हटाने के बाद वहाँ कम से कम 2.25-3 करोड़ टूरिस्ट श्रीनगर और कश्मीर में आई थे। वहाँ रोड अच्छे बन रहे थे, वहाँ रेल वहाँ पहुँच गई है, वहाँ होटल बहुत सारे बन रहे हैं और टूरिस्ट की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये ध्यान में रखकर पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान की आर्मी और ये आतंकवादी, ये तीनों ने मिलकर प्लानिंग किया कि भाई अपने को ऐसा अटैक करेंगे तो कश्मीरी इकोनॉमी का कोलैप्स हो जाएगी। और उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि वहाँ तिरंगा झंडा लहरा रहा है। मतलब उनको लगता था कि वहाँ पीओके है, यहाँ कश्मीर है, वहाँ भी तिरंगा नहीं है, वहाँ भी तिरंगा नहीं है। तो पाकिस्तान को ये डर था और पाकिस्तान बार बार हमारे तरफ से ऐसा कोई कभी हुआ नहीं, हमारी बॉर्डर छोड़कर हम कभी गए नहीं। जो बॉर्डर में आए उनको उनका खात्मा करने का हम अपने लोगों ने किया है, अपने जवानों ने। लेकिन भारत के तरफ से वहाँ जाकर कोई गोलीबार करो, आतंकवादी को किसको मारो,
ये बिल्कुल भारत की तरफ से हुआ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा आज़ादी मिलने के बाद एक तो मुझे लगता है कि भाई पाकिस्तान अलग हो करना ही नहीं चाहिए था। पाकिस्तान अपने देश के साथ ही होना चाहिए था। पाकिस्तान हिंदी बोलने वाला था, पाकिस्तान अपने एक राज्य था। और पाकिस्तान में मैं 3 बार जाकर आया हूँ। पाकिस्तान की जनता चाहती है कि भाई भारत के साथ अपने संबंध अच्छे हो। भारत बहुत आगे बढ़ रहा है, ऊंचा ऊंचा जा रहा है, हम नीचे नीचे जा रहे हैं। तो भारत के साथ इसी तरह की मुठभेड़ करके वातावरण खराब करने का क्यों प्रयत्न कर रहे हो पाकिस्तान वालों? आपको अगर आपकी इकोनॉमी डेवलप करनी है, इंडस्ट्रीज डेवलप करनी है, शहर डेवलप करने हैं, ग्रामीण लोगों को न्याय देना है, तो आप पीओ के हमारे हवाले कर दो, पीओ के हवाले कर दो और भारत के साथ आपके संबंध अच्छे रखो। हम कोई आपके साथ दुश्मनी करना नहीं चाहते। आप तो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, हम सेम भाषा वाले लोग हैं। ज़रूर जम्मू कश्मीर में तो मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, जम्मू में तो हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है, लद्दाख में बुद्धिस्ट लोगों की आबादी ज़्यादा है। तो पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख जो स्टेट था, अभी तो लद्दाख केंद्र शासित हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर एक स्टेट है। और वहाँ मतलब पूरी शांति, ये 370 आर्टिकल हटने के बाद पूरी शांति थी, पूरी शांति थी। उसके बावजूद भी आतंकवादियों ने कभी एक बिहार वाले मजदूर को मारा, किसी और किसको मारा, तो ऐसा वातावरण खराब करने का प्रयत्न जरूर हुआ। उसके बावजूद भी टूरिस्ट बड़ी संख्या में वहाँ जाते रहे और वहाँ का वातावरण एकदम इतना अच्छा था कि लोगों को डर नहीं लगता था। और अभी तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये बात पर हमें आगे बढ़ना होगा कि जो चर्चा हुई, तो इस चर्चा में विपक्षी दलों ने, हमारे जवानों ने जो मजलूमी दिखाई, 22 मिनटों में पाक व्याप्त कश्मीर में जाकर दूसरे एक सिविलियन को धक्का ना लगाते हुए वहाँ उन्होंने जहाँ आतंकवादी अड्डे थे उस अड्डों पर हमला किया, उनको उद्ध्वस्त कर दिया और 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए। कम से कम 16-17 जो उनके आर्मी वाले थे वो भी मारे गए उसमें, लेकिन एक भी सिविलियन को धक्का लगा नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी का मिशन था कि जिन आतंकवादियों ने हमारे माँ बहनों का जो सिंदूर छीन लिया है, ऐसे लोगों को जो छोड़ेंगे नहीं, उनको बर्बाद करेंगे। और बहुत दिन एक्सरसाइज करने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने आदेश दिया था कि आप इनका खात्मा करिए, और वहाँ हमारे जवानों ने जाकर वहाँ उनका खात्मा कर दिया है। लेकिन अभी जिस तरह ट्रम्प साहब ने बोला कि भाई आप युद्ध मत करो, लेकिन उसका हमने तो सुना ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी भूमिका थी कि आतंकवादियों को ख़त्म करना है, और पाकिस्तान अगर बाद में हमारे ऊपर हमला करेगा, बाद में कुछ गड़बड़ करने का काम करेगा, तो पाकिस्तान को सबक सिखाने का पूरा प्लान अपने पास तैयार है। तो इसीलिए हम युद्ध नहीं चाहते हैं। लेकिन विपक्षी दलों ने जवानों की प्रशंसा करने के बजाय नरेंद्र मोदी जी के ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा करने के बजाय महादेव जो ऑपरेशन था उसको ज़्यादा सम्मान ना देते हुए उन्होंने खाली अटैक ही किया कि ऐसा हुआ वो ऐसा हुआ। ये तो अच्छी बात नहीं है। जब देश में इसी तरह का हमला होता है तो न कि वो ऐसा हमला हुआ है क्या, न कि ऐसा अड्डे उद्ध्वस्त हुए हैं क्या। तो विपक्षी दलों के पास इतना क्षमता नहीं है कि वो देश के साथ रहना चाहते हैं। वो पाकिस्तान की बात करते हैं, भारत में रहना है तो भारत की बात करनी होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल गांधी को समझ दी है कि वो चाइना की भाषा मत करो, भारत में रहना है तो चाइना की भाषा मत करो, ये हुआ है वो हुआ है ये हुआ है। अरे चाइना के पास जो ज़मीन हमारी है, हमारे पास ज़मीन पूरी है। इसीलिए बार बार आरोप लगाकर सरकार ऐसा बदनाम होती नहीं है, लेकिन ये खुद बदनाम हो रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि इनके बोलने में, राहुल गांधी के बोलने में बिल्कुल दम नहीं है और हम भी कुछ कम नहीं है। तो राहुल जी ने संसद में दावा किया कि हमने पाकिस्तान को पहले बता दिया कि हम आप पर हमला करने जा रहे हैं, हमने जो है वो सीज़ फायर कर लिया, हमने बहुत बड़ा मौका था, हम पीओके ले सकते थे। मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी जी अभी बोल रहे हैं कि पीओके हम ले सकते हैं, तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को आपने पूछना चाहिए था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब वहाँ
जब भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, तब आपको इतिहास मालूम होगा सारे लोगों को कि वहाँ हरी सिंह राजा का राज था। और जम्मू कश्मीर लद्दाख में जो हरी सिंह राजा का राज था, तो 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेज़ों ने भारत और पाकिस्तान को आज़ादी दी, भारत पाकिस्तान के टुकड़े किए, और लेकिन जब देश को आज़ादी मिली थी तब जम्मू कश्मीर हमारे ताबे में नहीं था, वो हरी सिंह राजा के ताबे में था। तो पाकिस्तान ने वो संधि देखकर उन्होंने डायरेक्ट पीओके पर मतलब कश्मीर पर हमला किया, और वो उन्होंने 1/3 कश्मीर तक पहुँचे। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को हरी सिंह राजा मिले और उन्होंने उनसे बात चर्चा हुई। हरी सिंह राजा ने बोला कि भाई जम्मू कश्मीर भारत के साथ रहेगा, इसलिए आप हमको सपोर्ट करिए। और फिर माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने फिर वहाँ अपनी आर्मी में भेजी और पाकिस्तान को वहाँ रोक दिया। तो तब तक उन्होंने 1/3 कश्मीर अपने ताबे में लिया था। तो इतने साल तक 60-70 साल तक कांग्रेस पार्टी की सत्ता रही, तब क्यों नहीं पीओके को ताबे में लिया? तब क्यों नहीं आपने युद्ध किया? अभी आप सवाल उठा रहे हैं। तो जब आस्ते आस्ते पीओके खुद अपने पास आएगा, लेकिन अभी का मामला इतना ही था कि आतंकवादियों को उद्ध्वस्त करना यही मेन लक्ष्य था, पीओके ताबे में लेने का विषय अभी नहीं था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि और ट्रम्प जी ने बोला इसीलिए हमने युद्धबंदी नहीं की है। जरूर ट्रम्प जी ने अपना ओपिनियन बताया होगा, लेकिन पाकिस्तान ने बोला कि भाई हम युद्ध नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने भी बोला, और हमारा लक्ष्य था कि वह युद्ध करने से दोनों का नुकसान होता है, बड़ा नुकसान होता है। और अपना टारगेट आतंकवादियों को उद्ध्वस्त करने का था, वो तो हमारा टारगेट पूरा हमने किया है। इसीलिए मतलब तब तक बीच में एकदम ट्रम्प बोले तो लोगों को लगने लगा कि भाई ट्रम्प ने बोलने के बाद ये युद्धबंदी हो गई, सीज फायर हो गया। मुझे लगता है कि ट्रम्प ने बोलने से नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल नहीं तो सुना है। हमारा लक्ष्य था वो आतंकवादियों को उद्ध्वस्त करना, वो लक्ष्य हमारा पूरा हुआ था, इसीलिए हम रुक गए थे। लेकिन वक्त आएगा तो हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ज़रूर मतलब पाकिस्तान को बताया है कि भाई पीओके हमारे हवाले करना ही चाहिए। और अगर बात होती है तो तीसरा किसको हमको ज़रूरी नहीं है। अगर बात होती है तो भारत के साथ पाकिस्तान की बात हो सकती है, दूसरा कोई बीच में आकर हम चर्चा नहीं करेंगे। ये पहले से भारत ने भूमिका ले ली है, चाहे ट्रम्प हो और कोई भी हो। तो हम पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट बात कर सकते हैं। हम उसमें सुलझाने का विषय अगर आता है तो सुलझाने के लिए हम तैयार हो सकते हैं, लेकिन पहले पाकिस्तान ने आतंकवाद को स्टॉप करना चाहिए। पाकिस्तान ने हमले इसी तरह के करना बंद करना चाहिए, उसके बाद बातचीत हो सकती है। और इसी मुद्दे पर अनेक बार मीटिंग हुई। मुशर्रफ जब थे पाकिस्तान के अध्यक्ष थे, तब भी मतलब यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर आगरा में मीटिंग हुई थी। तो यही भारत ने बार बार ये बात बताई है कि भाई आतंकवाद बिल्कुल मत करो, आतंकवाद हमारी तरफ घुस कर हत्या मत करो। उन्होंने हमारा 26/11 का जो हमला था वो भी महाभयंकर था, उसमें सैकड़ों लोग 300-400 लोग मारे गए थे। तो ये बार बार इसी तरह की हरकतें जो है हरकतें पाकिस्तान करते रहता है। इसीलिए मुझे लगता है कि पीओके का विषय जो है राहुल ने ही बताना चाहिए कि भाई 60-70 सालों में आपके पार्टी की सरकार थी, आपने क्यों नहीं पीओके को ताबे में लिया। लेकिन भविष्य में ज़रूर मैंने मेरे पार्टी की तरफ से मांग किया था कि आतंकवाद अगर ये पाकिस्तान नहीं ख़त्म करता है, मतलब नहीं स्टॉप करता है, तो एक बार आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। और आर पार की लड़ाई होगी तो पीओके को तो हम ताबे में लेंगे, लेकिन वक्त आएगा तो पाकिस्तान को भी ताबे में लेंगे। तो इसी तरह की भूमिका हमने रखी थी। तो मेरी पार्टी की भूमिका जरूर ऐसी है कि पीओके ताबे में आना चाहिए, लेकिन भविष्य में ज़रूर एक दिन पीओके अपने ताबे में आ जाएगा और पूरा यूनाइटेड जो कश्मीर है, ये कश्मीर भारत के साथ रहेगा। आपातकाल के अभी इमरजेंसी के 50 साल जो है वो पूरे हुए, और विपक्ष ने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल है। नहीं क्या 50 क्या
50 साल पूरे हुए इमरजेंसी के, आपातकाल के, तो विपक्ष ने कहा कि जो अघोषित आपातकाल उसकी कोई बात नहीं करता, वो 74 की बात करें कि भी आपातकाल लगा था, जो हो गया सो हो गया। आज के दौर की बात कोई क्यों नहीं करता? मुझे लगता है कि आज की बात हम करते हैं, कल की बात तो हम कभी कभी करते हैं। कल जब आज आता है, वो तारीख आती है, तो वो कल की बात हमको करनी पड़ती है। आपातकाल लगाने का, इमरजेंसी लगाने का काम माननीय इंदिरा गांधी जी ने किया था और अपोजिशन के असंख्य लोगों को जेल में डाला था। उसमें सोशलिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे, जनसंघ के लोग थे, अनेक एक्टिविटीज में काम करने वाले लोग थे। तो मतलब भारत के संविधान के खिलाफ इंदिरा गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया था। तो ये आपातकाल को 50 साल पूरे हो रहे हैं, तो उसके संबंध में मतलब अपनी भूमिका यहाँ रखी है, हम तो भूमिका रखते हैं। तो और आज का आपातकाल है कि क्या है, जनता ने तय करना है किसके ऊपर आपातकाल है। ईडी की इंक्वायरी होती है तो वो तो डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है मतलब ईडी वाले के पास जो पेपर आते हैं उसके मुताबिक इंक्वायरी होती है। और हम बोलने से अगर इंक्वायरी गलत ढंग से हो रही है तो फिर आपके पास भी कोर्ट है, आपके भी एडवोकेट्स अच्छे अच्छे हैं, आप उनको के केस देकर, आप एविडेंस देकर आप ईडी को बैकआउट कर सकते हैं। लेकिन आपके पास कोई पेपर नहीं है। पेपर तो जिस आदमी को ईडी इंक्वायरी जिस आदमी का कर रहा है उनके पास वो पूरे पेपर होते ईडी के पास। इसीलिए अगर कोई गलत ढंग से हम बोलने से किसको अरेस्ट किया जा रहा है, उसकी इंक्वायरी जानबूझकर हो रही है, तो आपको पेपर देने का अधिकार है। तो इसको आप बोलते आपातकाल है। इतना रोड अच्छा बन रहा है उसको आप बोलते आपातकाल है। इतने एयरपोर्ट अच्छे बन रहे उसको आप बोलते आपातकाल है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए, एक आपातकाल है। अपनी इकोनॉमी 10 नंबर से 4 नंबर पर आई, एक आपातकाल है। इतना डेवलपमेंट पूरे देश में हो रहा है तो आप बोलते हैं इसको आपातकाल है। तो आपातकाल तो आपके लिए होगा आपातकाल। आपको ये ज़्यादा आपको गुस्सा आ रहा है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और हमने इनको हराने का इतना प्रयत्न किया लेकिन वो नहीं हारे। इसका गुस्सा राहुल गांधी जी और सारे अपोजिशन को है। इसीलिए बार बार वो इसी तरह की हरकतें, बातें उल्टी सीधी करते रहते हैं। अंबेडकर साहब को लेकर क्या नजरिया रहा कांग्रेस पार्टी का? क्योंकि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष संविधान की बहुत बातें करते हैं। नहीं, विपक्षी दल जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो उनकी जो भूमिका रही संविधान को बनाने में और बाद में जो देश की राजनीति में उनकी भूमिका रही, तो बीजेपी ये कहती है कि कभी अंबेडकर जी को उनका जो सम्मान है वो नहीं दिया गया। इवन ये भी एलिगेशन लगता है कि उनको चुनाव जो हराने का काम है वो कांग्रेस पार्टी ने किया था। हाँ, ये बात सही है। विवेक जी की जिस तरह आपका इंडिया चैनल न्यूज़ है, आपका नाम भी इंडिया है, भारत आपका चैनल का नाम इंडिया नाम है, और इंडिया को मजबूत करने के लिए संविधान लागू हुआ। ये संविधान सभा में जरूर बनाया, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, वो बैरिस्टर थे, कानून का बहुत बड़ा उनको अनुभव था, बहुत बड़ा अभ्यास था। और खुद महात्मा गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बताया था कि संविधान अगर मजबूत करना है तो डॉक्टर अंबेडकर जी को उसमें लेना चाहिए। और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। सभी लोगों ने संविधान बनाया, सभी लोगों के प्रस्ताव से, चर्चा से मतलब संविधान बना। उसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी के भी विचारधारा का वो एक अंक उसमें रहा। उन्होंने भी अपनी भूमिका संविधान सभा में रखी थी। लेकिन जब बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को जब संविधान का ड्राफ्ट जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दे दिया, उनके मुंह से उद्गार निकले थे कि डॉक्टर अंबेडकर आप ही संविधान के सही आर्किटेक्ट है, शिल्पकार है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी 26 अलीपुर रोड दिल्ली में रात रात जाकर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिखते रहे। मेरे देश में 6000 से ज़्यादा जातियाँ हैं, मेरे देश में 18-20 भाषा के लोग रहते हैं, मेरे देश में 7-8 धर्म के लोग रहते हैं, उनको एक साथ जोड़ना बहुत बड़ा मुश्किल है। अपने देश में अनटचेबिलिटी रही,
और अनटचेबल और टचेबल को एक साथ रखना बहुत बड़ा मुश्किल है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सबको एक साथ जोड़ने का काम किया है। दलितों को आरक्षण भी उसके संबंध में मिला, आदिवासियों को आरक्षण भी मिला, और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संघर्ष करते करते, तब की मेंटेलिटी ये थी कि किसी को आरक्षण देने की मेंटेलिटी नहीं थी, लेकिन बाबा साहब ने बहुत बड़ा आवाज़ उठाकर, बहुत बड़ी टेक्निकल तात्विक भूमिका सभी एमपीज के सामने रखकर दलितों को, आदिवासियों को आरक्षण देने का निर्णय लिया था। 15% शेड्यूल कास्ट के लिए, 7.5% आरक्षण शेड्यूल ट्राइब के लिए, इतना आरक्षण मतलब हम लोगों को मिला था। तो अभी जो विपक्षी दल है, ये दल तो संविधान की बात तो करते हैं, संविधान तो दिखाते हैं, लेकिन संविधान के अंदर का कुछ नहीं दिखाते हैं। संविधान का ऊपर का पेज दिखाते हैं, लेकिन संविधान के अंदर क्या लिखा है ये नहीं दिखाते हैं। अंदर तो यही लिखा है कि देश में समानता प्रस्तावित होनी चाहिए, देश में अनटचेबिलिटी खत्म होनी चाहिए, और आर्टिकल 17 के मुताबिक जाति व्यवस्था खत्म करने का कानून संविधान में है। संविधान ने कास्टिज्म को खत्म किया है। लेकिन आज भी कास्टिज्म अपने को देहातों में क्यों दिखता है, उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस मतलब आज़ादी के बाद सत्ता में रही, कांग्रेस हमेशा सत्ता पाती रही, और कास्टिज्म को खत्म करने का जिम्मेदारी आपका था, गरीबी हटाने का जिम्मेदारी आपका था, किसानों को न्याय देने की जिम्मेदारी आपका था, लेकिन आप लोगों ने कुछ नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जहाँ संविधान लिखा था, वो मैं उनके साथ था। मैं 3 बार लोकसभा में चुनकर आया था कांग्रेस अलायंस में, 98, 99 और 2004। 2009 तक मैं लोकसभा का मेंबर कांग्रेस अलायंस में था। मैं चौथी बार 2009 में मैं शिरडी से लड़ा था, तब मुझे हराया गया। कांग्रेस पार्टी ने मुझे हराया गया वहाँ से, कांग्रेस एनसीपी ने। और फिर उसके बाद मैं मोदी जी के साथ आया। मुझे जब मैं यूपीए फर्स्ट जो की जब सरकार आई थी, तब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। मैं पंढरपुर से चुनकर आया था मैं लोकसभा में। मैं 2,60,000 वोट मार्जिन से चुनकर आया था, और मेरा मार्जिन देश में 5वें-6 नंबर पर था। तो मैं चुनकर आया था, कांग्रेस ने मुझे चुनकर दिया था। तो मुझे तब मंत्री बनाने की आवश्यकता थी, लेकिन मुझे मंत्री नहीं बनाया। मुझे बताया गया तुम अकेले है। लेकिन ये अहमद जी जो मुस्लिम लीग के थे, वो भी अकेले थे, उनको मंत्री बनाया था। मुझे बताया गया था कि भाई आपको विस्तार में आपको बनाएंगे, लेकिन हमको नहीं बनाया। मैंने आदरणीय सोनिया गांधी जी से मेरी 40 मिनट तक बात हुई थी, और मैंने बोला था कि भाई मेरी पार्टी गाँव-गाँव में है। ज़रूर मेरी पार्टी कितनी एमपी है, इतनी ज़्यादा एमपी नहीं है, क्योंकि आप ही हमको ज़्यादा सीट नहीं देते हैं। तो मुझे मंत्री बनाइए। और इलेक्शन के प्रचार में लोकसभा के सभी लोगों ने हाँ बार बार बोलते थे कि भाई अगर हमारी सरकार आती है तो अठौले मंत्री रहेंगे, लेकिन हमको नहीं बनाया था। तो और इस कांग्रेस पार्टी ने ही, जो मैं बता रहा था कि नरेंद्र मोदी जी आने के बाद, नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने संविधान का ड्राफ्ट जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया था, वो दिन मोदी जी आने के बाद 2014 में उन्होंने शुरू किया, और देश भर में संविधान मनाने का निर्णय उन्होंने लिया। संविधान दिन मनाने का निर्णय लिया। 26 नवंबर किसी ध्यान में नहीं था। कांग्रेस के ज़माने में बाबा साहब अम्बेडकर जी का फोटो सेंट्रल हॉल में नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर जी का फोटो लगाया था वीपी सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने वो फोटो लगाया था। अच्छा, हाँ, जो पोर्ट्रेट है सेंट्रल हॉल जो है, सेंट्रल हॉल में अनेक नेताओं के फोटो थे, लेकिन जिस बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उसी सेंट्रल हॉल में बैठकर संविधान के संबंध में चर्चा की और उसका ड्राफ्ट लिखने का काम किया था, उस बाबा साहब अम्बेडकर जी का फोटो तक कांग्रेस ने नहीं लगाया था। कांग्रेस को भारत रत्न देने का भी इनके ध्यान में कभी आया नहीं, वो वीपी सिंह जी ने दिया था। और कांग्रेस पार्टी ने, जिस तरह बीजेपी बताती है कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को 1952 का जो चुनाव हुआ था, जब संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ, तो उसके बाद जो 2 साल के बाद चुनाव आया था 1952 में,
तब बाबा साहब अम्बेडकर जी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के टिकट पर वहाँ से लड़े थे। लो गुरु नाम का मुंबई में क्षेत्र था और उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने काजरोलकर नाम के दलित आदमी को वहाँ का खड़ा किया और बाबा साहब अम्बेडकर जी को वहाँ से हरा दिया था। उसके बाद 1954 में नागपुर के पास भंडारा है, वहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव लड़े थे, वहाँ भी बाबा साहब को हराया था। तो बीजेपी जो आरोप लगा रही बात सही है कि बाबा साहब को 2 बार इन कांग्रेस ने हराया है। और बाबा साहब का मेमोरियल मैं बार बार उनके पास जाता था। मैं मनमोहन सिंह साहब को मैं अनेक बार मिला, मैं वहाँ के जो सामाजिक न्याय मंत्री थे मैं उनको बार बार मिला, लेकिन ना 26 अलीपुर रोड का मेमोरियल का काम हुआ, ना डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन जो था अभी जनपथ रोड पर इंडिया गेट के पास और ली मेरिट होटल के बाजू में जो डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बना है, तो मोदी जी के कार्यकाल में बना, उनके कार्यकाल में बिल्कुल नहीं बना। अभी मुंबई में हिंदू मिल की जगह 3600 करोड़ की है। तो मैं देवेंद्र फडणवीस जी के साथ मैं मोदी साहब को मिले, उन्होंने फौरन एनटीसी को आदेश देकर 12.5 एकड़ जमीन की कीमत 3600 करोड़ की है, वो ज़मीन 1 मिनट में महाराष्ट्र सरकार को देने का निर्णय मोदी जी ने किया और उसके भूमि पूजन के लिए मोदी जी वहाँ मुंबई में आए थे। तो वो स्मारक वहाँ चल रहा है, चैत्य भूमि जहाँ बाबा साहब अंतिम संस्कार हुआ था, उसके बाजू में कुछ एक 2000 फीट पर ही, मतलब वहाँ 12.5 एकड़ पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वहाँ मेमोरियल बन रहा है और वहाँ बाबा साहब का स्टैचू 350 फीट का और फाउंडेशन 100 फीट का, ऐसा 450 फीट का ऊंचा स्टैचू बाबा साहब का वहाँ खड़ा हो रहा है। अच्छा। और वो 1200-1300 करोड़ रुपए खर्चा करके देश का अंतर्राष्ट्रीय लेवल का स्मारक बन रहा है दादर में, समुद्र के किनारे में, अरबी समुद्र के किनारे में। और उसका एक उद्घाटन 1-1.5 साल में मोदी जी के हाथों से होगा, तो वो मेमोरियल वहाँ बन रहा है। तो ऐसे अनेक काम जो है ये मोदी जी के कार्यकाल में हुए हैं। कांग्रेस के ध्यान में कभी नहीं था कि उन्होंने कभी बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया, बाबा साहब के संविधान की धज्जियाँ उड़ाई, दलितों को न्याय देने का काम कभी नहीं किया। दलितों पर आज भी अत्याचार होते हैं, उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, इनके पास सत्ता थी, उन्होंने दलितों को न्याय देने की आवश्यकता थी लेकिन उन्होंने दलितों को न्याय नहीं दे दिया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी के आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। जो बीजेपी बोल रही है वो सही है कि भाई उन्होंने बाबा साहब को हराया था, बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया था और बाबा साहब अम्बेडकर जी रात रात जागकर संविधान लिखते रहे, अपने शरीर की तरफ उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, देश की तरफ ध्यान नहीं दिया। नहीं तो बाबा साहब अम्बेडकर अगर 10-12 साल इस देश में रहते थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी जब हरे थे 2 बार, जब वो 1952-54 में हरे थे, तब उसके बाद उन्होंने राम मनोहर लोहिया जी को पत्र लिखा था। राम मनोहर लोहिया जो सोशलिस्ट नेता थे, उनके पत्र लिखा था और उसमें बाबा साहब का एक मनोधैर्य ऐसा था, उनकी मनोकामना ऐसी थी कि अपने देश में 2 पार्टी होनी चाहिए, एक कांग्रेस पार्टी है और दूसरी अपोजिशन पार्टी, और अपोजिशन पार्टी रिपब्लिकन पार्टी हो। इसी तरह का बाबा साहब का प्लान था और कांग्रेस के खिलाफ एक ही पार्टी के खड़ी करते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी का डेथ परिनिर्वाण बहुत जल्दी हुआ। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बीच में से चले गए और एक बाबा साहब धक्का आहत थे, मतलब उनको धक्का लगा था? नहीं, धक्का लगा था मतलब बाबा साहब, मतलब संविधान तो उन्होंने लिखा था लेकिन उनकी तो तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, जो शुगर थी, बाकी के भी कुछ ये उनको प्रॉब्लम थे, हेल्थ प्रॉब्लम्स। लेकिन अपने शरीर की तरफ ज़्यादा ध्यान ना देकर वो संविधान रात रात जागते रहे, 3-3 बजे 4-4 बजे तक वो संविधान लिखते थे। और इसीलिए मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी का जल्दी देहांत हो गया। तो और मेरा कहना ये है कि और भी अगर 10-12 साल वो रहते थे और रिपब्लिकन पार्टी चाहते थे कि भाई वो सभी वर्गों की पार्टी हो, रिपब्लिकन पार्टी एक जाति की पार्टी ना हो, खाली दलितों की पार्टी ना हो, खाली दलितों के होठों पर चुनकर आना मुश्किल है, इसीलिए सबको साथ में लेकर अपनी पार्टी ब्रॉड लेवल पर बने, ये बाबा साहब की भूमिका थी। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं बाबा साहब की पार्टी चला रहा हूँ। आज मेरी पार्टी भारत के
28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में मेरी पार्टी है। लक्षद्वीप में मेरी पार्टी का यूनिट है, अंडमान निकोबार में है, दादरा नगर हवेली में है, दीव दमन में है, चंडीगढ़ में है, पांडिचेरी में है। सभी राज्यों में मेरी पार्टी काम करती है। मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन मेरी पार्टी राज्य में बाबा साहब का संविधान लेकर, बाबा साहब का मिशन लेकर, बाबा साहब का नीला झंडा लेकर, मेरे साथ सभी जाति के लोग हैं, अनेक जाति के लोग मेरे साथ आज काम करते हैं। और मुझे नरेंद्र मोदी जी ने उनके मंत्रिमंडल में तीसरी बार स्थान दिया है। मेरे पार्टी का एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं है। मेरे पार्टी का एक भी मेंबर नहीं होने के बावजूद भी मुझे उन्होंने राज्यसभा में पहली बार लिया 2014 में, दूसरी बार 2020 में मुझे लिया, अभी 26 में मेरा कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो 26 में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास तो 237 हमारे पास एमएलए है। महाराष्ट्र से मैं एमएलए कोटे से मैं चुनकर आऊँगा और मुझे तीसरी बार मोदी साहब ने मंत्री पद का मौका दे दिया है। तो मुझे कांग्रेस पार्टी ने तो बहुत बार दे दिया था धोखा, मुझे तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत बार दे दिया था धोखा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया मुझे मंत्री पद का मौका। तो नरेंद्र मोदी जी ने मुझे वो मौका दे दिया है और मैं मेरे समाज के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, आर्थिक न्याय के लिए, दलितों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए और दलितों की आर्थिक प्रगति बहुत अच्छी हो उसके लिए मेरा मिशन काम कर रहा है। और मैं मतलब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का काम करते करते मैं मेरी पार्टी भी गांव-गांव में, ज़िले में, हर जगह पर मैं बढ़ा रहा हूँ। और मेरा प्रयत्न ये है कि भाई मेरी पार्टी एक अभी मेरी पार्टी मणिपुर में मेरे पार्टी के 2 एमएलए हैं और नागालैंड में मेरे पार्टी के 2 एमएलए हैं, वहाँ मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज है। मणिपुर में मेरे पार्टी के कैंडिडेट को लोकसभा में 1.5 लाख वोट मिले थे, वहाँ मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज है। और मेरे पार्टी को गन्ना किसानी सिंबल मिला है। और 2 राज्यों में अगर मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज होती है तो मेरे पार्टी को नेशनल दर्जा मिल सकता है। तो इसीलिए मेरा कोशिश है कि भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं काम कर रहा हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जी का आशीर्वाद मुझे है। बाबा साहब की फिलॉसफी अपनाकर मैं नहीं काम करता था तो मुझे शायद केंद्र के मंत्रिमंडल में इतने बार तीसरी बार मौका नहीं मिलता था। लेकिन मैं मेरे मंत्रिपद का उपयोग लोगों के लिए कर रहा हूँ। मैं रोज़ 300-400 लोगों को मिलता हूँ, उनके लिए मैं पत्र देता हूँ, फ़ोन करता हूँ, चाहे वो किसी भी जाति का धर्म का आदमी हो, मेरी पार्टी का हो या और कोई पार्टी का हो। मेरे पास आने वाले हर आदमी को मैं मेरी तरफ से मदद करने का मैं प्रयत्न करता हूँ। और मेरे टूर देश भर में और भारत के बाहर भी मेरे टूर होते हैं। दुबई से मुझे बार बार निमंत्रण आते रहता है। अमेरिका का मुझे तीसरी बार निमंत्रण आया है। वहाँ जो इंडियन लोग हैं तो इंडियन लोगों ने मुझे वहाँ मुझे यूनाइटेड नेशन के ऑफिस ने 14 अप्रैल को मुझे बुलाया था। बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती वहाँ मनाई थी, हर साल मनाते हैं। तो यूनाइटेड नेशन के ऑफिस में जो कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है वहाँ उनके तरफ से यूनाइटेड नेशन में एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें मैं वहाँ मौजूद था। और उसके बाद एक मुकेश मोदी है, उन्होंने मतलब वहाँ फिल्म फेस्टिवल रखा था तो उसके लिए भी मुझे उन्होंने वहाँ बुलाया था, वो मैं वहाँ जाकर आया हूँ। और अभी सितंबर में तीसरी बार मैं अमेरिका से जा रहा हूँ। तो हर जगह पर जो इंडियन लोग हैं वो मेरे ऊपर प्यार भी करते हैं, मेरे पार्लियामेंट के भाषण मेरे सुनते रहते हैं और मुझे बताते कि भाई हम आपके फैन हैं। तो मैंने बोला उनको भाई मैं तो तुम्हारा फ़ैन हूँ, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी का फ़ैन हूँ। और इसीलिए मतलब फैन का विषय नहीं है, लेकिन मेरा काम चल रहा है सभी लोगों को साथ में लेकर। अभी एक सवाल निकल कर आया, अब बात संविधान की हो रही है, बात इमरजेंसी की हो रही है, तो सवाल निकल कर आया, संविधान में 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था, 42वां संशोधन, उसमें समाजवाद और सेक्युलरिज्म शब्द जोड़ा गया संविधान में। इस पर चर्चा हुई कि इस पर बहस होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे समय में जोड़ा गया जब पार्लियामेंट फंक्शन कर ही नहीं रही थी और देश में आपातकाल लगा हुआ था। आपका क्या मानना है? नहीं, जो 42 अमेंडमेंट हुई है उसमें शायद ये जो शब्द आए हैं, लेकिन अभी उस पर क्या करना है अभी सब लोग तय करेंगे। लेकिन जो 42 अमेंडमेंट में ये शब्द आए ये बात सही है। जब शुरू में संविधान बना था तो शायद ये शब्द बाबा साहब के संविधान में नहीं था ये शब्द।
जो उन्होंने दिया था? तो नहीं थे, लेकिन संविधान का मेन उद्देश्य यही है कि भाई जो धर्मनिरपेक्षता जो है, सर्वधर्म समभाव है, ये मूल उद्देश्य संविधान का है ही। उसमें समाजवाद और बाद में शब्द आए हुए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी का तो कहना ये था कि देश में हिंदुओं की संख्या सबसे बड़ी है, लेकिन यहाँ पहले जो हिंदू थे वो बाद में मुसलमान बन गए, पहले जो हिंदू थे बाद में ईसाई बन गए, सिख बन गए, बुद्धिस्ट बन गए। तो मुझे लगता है कि देश पूरा एक अपने देश का इतिहास है ऐसा विवेक जी जी। कि 2500 साल पहले सम्राट अशोका के बाद सारा देश बुद्धिस्ट था, पाकिस्तान बुद्धिस्ट था। पाकिस्तान में 11वीं शताब्दी में इस्लाम आया। पाकिस्तान तो अपना ही पार्ट था, अफगानिस्तान में बुद्धिज़्म था, चाइना में बुद्धिज़्म था, जापान में बुद्धिज़्म था, श्रीलंका में बुद्धिज़्म था, मतलब है। और वहाँ वियतनाम हो, कंबोडिया हो, थाईलैंड हो, अनेक देशों में बुद्धिज़्म जाकर पहुँचा था। तो इसका मतलब, और तब पूरा भारत देश पूरा बुद्धिस्ट था। जो हिंदू लोग थे, हिंदू ने जो वैदिक धर्म था पहले, तो वैदिक धर्म के बाद मतलब यहाँ सारे लोग बुद्धिज़्म में सम्राट अशोका के बाद पूरे बौद्ध धर्म में आए थे। और इसीलिए अपने को जगह जगह पर बुद्धा की क्यों नज़र आती है, जगह जगह पर अपने को बुद्धा की शिलालेख नज़र आते हैं, सम्राट अशोका के स्तूप अपने को देखने लिए मिलते हैं। और पूरे देश भर में जो मंदिर थे वो पहले वो बुद्धा के मंदिर थे। बाद में शंकराचार्य जी ने हिंदू धर्म की स्थापना की, और उसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार बहुत ज़ोर ज़ोर से किया। और फिर जो साइंटिफिक बुद्धिज़्म ये लोगों को ठीक नहीं लगने लगा, और इसीलिए मतलब बाद में बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग जो बुद्धिस्ट थे वो हिंदू बन गए। और जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ये बिहार में है, बोध गया में बुद्धा को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने 5 भिक्षुओं को, ब्राह्मण भिक्षुओं को धम्म दे दिया था, उपदेश दे दिया था। तो जिस तरह हमारे महाराष्ट्र में भी मतलब अनेक जगह पर बुद्धा के क्यों नज़र आते हैं, अनेक जगह पर है। पूरे इंडिया में आप जाएंगे तो हर जगह पर है। और एक बात मैं बताऊं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक भिक्षुओं का शिष्टमंडल लेकर मैं मिला था, जब अभी ये महिला आरक्षण के बिल पर जब चर्चा होने वाली थी, तब नई संसद भवन में जो अधिवेशन जो रखा था और उसमें महिला आरक्षण बिल पर बहस हुई, वो पास हो गया। तो तब मैंने हमारे भिक्षुओं का एक शिष्टमंडल उनको मिले थे। तब नरेंद्र मोदी साहब ने बताया कि भाई मैं नए संसद भवन में आने के बाद मुझे पहली बार अगर कौन सा धर्म का शिष्टमंडल मिला है धम्म गुरु का, तो ये बौद्ध धम्म गुरु का है, धम्म भिक्षुओं का है। और उन्होंने मतलब हमको इतिहास बताया कि हुएन त्सांग नाम के जो एक भिक्षु थे, चाइना से ये भिक्षु आए थे, उनके वडनगर नाम का जो उनका गांव है मेहसाना ज़िले में, वहाँ आए थे। इसलिए आए थे कि उनके गांव में भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर था, 10,000 भिक्षुओं को ट्रेनिंग देने वाला बहुत बड़ा सेंटर उनके गांव में था। और वहाँ वो हुएन त्सांग उधर आए और वो कई साल तक वहाँ रहे थे, बाद में चाइना में चले गए। उन्होंने ऐसा हमको इतिहास बताया कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तब वो चाइना के और अपने संबंध एकदम अच्छे थे। अभी बीच में जो गड़बड़ हुई इससे थोड़े संबंध में बिगाड़ आया था, लेकिन उसके पहले चाइना के साथ अपने संबंध बहुत अच्छे थे। तो तब हुएन त्सांग ने उनको तो जो जिनपिंग जो है वहाँ के अध्यक्ष जो है चाइना के, उन्होंने उनको याद दिलाया कि आप बहुत बड़े नशेबान हो। कैसे? तो आप तो पीएम बन गए, इसके लिए आप नशेबान ही है, लेकिन आपके गाँव में एक बहुत बड़ा भिक्षु सेंटर था और वहाँ हुएन त्सांग नाम के भिक्षु हमारे चाइना से उधर आए थे। अच्छा। और बाद में वो मेरे गांव में आए और मेरे गांव में उनका देहांत हो गया। तो तुम और हम बहुत बड़े नज़दीक वाले हैं, तो ऐसा उन्होंने बोला था। और जब आप चाइना आओगे तो मेरे गांव में आइए और मैं उनकी समाधि आपको दिखाऊंगा, ऐसा उन्होंने बताया था। तो जब मोदी साहब वहाँ गए थे तो वहाँ जाकर आए थे। तो कहने मतलब इतना है कि
मोदी साहब बुद्धिज़्म को जरूर हिंदू है, लेकिन बुद्धिज़्म की विश्व शांति की फिलॉसफी, जी अहिंसा की फिलॉसफी, समानतावादी जो फिलॉसफी है उसको मानते हैं। जी और एक मैं याद दिलाऊं कि मोदी साहब जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो मैं कभी कभी उनको मिलने के लिए जाता था। तब हमारा आंदोलन चलता था, कोई न कोई विषय पर मांगों को लेकर हम हर मुख्यमंत्री को मिलते थे। तब हमारा दलित प्रांतर का एक मूवमेंट चलता था। तो तब उन्होंने मुझे एक बाबा साहब पर लिखी हुई एक किताब मुझे दी थी। और जब मैं उनके घर में गया तो घर के दरवाजे पर बाहर ही कम से कम 6-7 फीट की बुद्ध की मूर्ति वहाँ है। और अगर आप गांधीनगर के मंत्रालय में जाते हैं तो वहाँ 10-12 फीट की वहाँ बुद्ध की मूर्ति आपको देखने के लिए मिलेगी। तो कहने का मतलब इतना ही है कि जो हिंदू समाज के अनेक लोग हैं जो बुद्धा को मानते हैं, मतलब वो बुद्धिस्ट नहीं है लेकिन बुद्धा के विश्व शांति को मानते हैं। तो इसी तरह मुझे लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। हमें बहुत बड़ा आनंद है कि भाई वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश डेवलपमेंट की दिशा से आगे बढ़ रहा है। और 2047 तक हमारा प्रयत्न ये है कि भारत नंबर 1 पर जाएगा और अमेरिका को पीछे करके भारत नंबर 1 की इकोनॉमी में भारत नंबर 1 पर जाएगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। एक आखिरी सवाल अठावले जी, आखिरी सवाल ये है कि मुंबई में आजकल हिंदी बोलने पर मारते बहुत हैं। नहीं, मुझे लगता है कि एक तो मुंबई में हिंदी बोलने वालों को मारने का ये बिल्कुल इसका हम समर्थन नहीं करते हैं। एक तो बीच में ऐसा हुआ था कि माननीय देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री है उनके सरकार ने एक निर्णय लिया कि मराठी लैंग्वेज की जो स्कूल है उस स्कूल में कंपलसरी हिंदी भाषा पढ़ाएगी। तो फिर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ने इसका कड़ा विरोध किया क्योंकि उनको एक आधा सब्जेक्ट उनको चाहिए था मराठी करने के लिए। लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे को कि बाला साहब ठाकरे जी ने मराठी लोगों को मुंबई में मैक्सिमम नौकरियां मिलनी चाहिए क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। इस मुद्दे पर शिवसेना बनाई। लेकिन बाद में जब आगे आगे बढ़ते गए तब उन्होंने हिंदू समाज को इकट्ठा किया। हिंदू समाज के साथ साथ जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज के लोगों को भी इकट्ठा किया। और बाला साहब ठाकरे जी ने शिवसेना की उत्तर भारतीय विंग बनाई थी, साउथ इंडिया की विंग बनाई थी, गुजराती विंग बनाई थी। तो बाला साहब ठाकरे ब्रॉड राजनीति करने वाले थे। लेकिन उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे मराठी की भाषा कर रहे हैं। मराठी पर हमारा प्रेम ही है। और सरकार ने जो निर्णय लिया था वो लोगों की भावना ध्यान में रखकर सरकार ने निर्णय में पीछे लिया। उन लोगों का कहना ये था कि हमारा हिंदी का विरोध नहीं है, लेकिन पहले से मराठी नहीं होनी चाहिए, पहले से हिंदी पढ़ाना कंपलसरी नहीं होना चाहिए। ये मांग उनकी थी, सरकार ने उनकी मांग मंजूर की। आगे जाकर फिर ये विषय आता है कि अगर सरकार ने ये मांग उनकी मंजूर की है तो फिर किसको थप्पड़ लगाने की क्या आवश्यकता है। मुंबई शहर में 40% लोग मराठी रहते हैं, 60% लोग नॉन मराठी रहते हैं। और मुंबई के योगदान में, मुंबई को इकोनॉमिक कैपिटल बनाने में मराठी लोगों का सबसे ज़्यादा योगदान है। लेकिन नॉन मराठी लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। मुंबई को कैपिटल बनाने में टाटा, बिरला, मफतलाल, महिंद्रा, अदानी, अंबानी, गोदरेज, किर्लोस्कर ऐसे लोगों ने अपनी अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री शुरू करके उन्होंने मतलब मुंबई का दर्जा आर्थिक राजधानी बनाने का किया। तो इसी तरह मतलब तो अभी ये उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे को दूसरा विषय नहीं है और उनको सरकार के खिलाफ कोई ना कोई तो आवाज़ उठानी थी। इसीलिए मराठी के मुद्दे पर ये दोनों एक साथ आए। अभी एक साथ कितने दिन रहेंगे मालूम नहीं है, लेकिन अगर एक साथ आते भी हैं तो हमें फायदा ये बात का है कि मराठी बोलने वाले अगर 40% लोग हैं तो उसमें से 20% लोग हमारे साथ हैं, 20% आपके साथ जाएंगे। लेकिन 20% लोग जो हमारी बीजेपी है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, अजित दादा पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, मेरी आरपीआई है, हम सब लोग मराठी है। तो मराठी भाषा के लोग हमको भी सपोर्ट करेंगे।
और नॉन मराठी लोग भी हमको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। इसलिए आने वाले लोकल बॉडीज़ में उनको मालूम होगा कि इनका भारी नुकसान होने वाला है। और इसीलिए मेरा कहना ये है कि ऐसा जिनको मराठी जो नॉन मराठी मुंबई में रहते हैं उनको 80% लोगों को मराठी आती है, 20% लोगों को मराठी समझो आती नहीं है। जो लोग ट्रांसफ़र करके आते इधर आते या उधर आते ऐसा भी है, या अगर वहाँ हिंदी से कामकाज चलता ही है इसीलिए मराठी कुछ लोग नहीं भी सीख पाए हैं। तो उनको थप्पड़ लगाना बिल्कुल बेबुनिया मतलब गैर कानूनी है, गुंडागर्दी है। ऐसे गुंडागर्दी करने वालों को सबक सिखाने का अनाउंसमेंट देवेंद्र फडणवीस ने किया है। और हिंदी का विरोध करने वाले अपने राष्ट्रभाषा को विरोध कर रहे हैं, ये भी हमारा उनके ऊपर आरोप है। मराठी के लिए हम उनके साथ है, लेकिन हिंदी भाषा का विरोध करने में हम उनके साथ नहीं है। हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा है, उनका भी आदर होना चाहिए। और इसी तरह गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। गुंडागर्दी अगर जो करते हैं उनको कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। इसी तरह की मेरे पार्टी की मांग है। रामदास जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और वक्त निकाला और हमसे बातचीत की। तमाम मुद्दों पर आपने खुलकर बातचीत की, सभी सवालों का आपने खुलकर जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रामदास अठावले जी, जिन्होंने खुलकर बातचीत की, तमाम मुद्दों पर खुलकर बातचीत की, विपक्ष पर, ऑपरेशन सिंदूर पर, संविधान पर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर। उम्मीद है आपको ये बातचीत बहुत पसंद आई होगी। और अगर आप इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा इस शो को लेकर आपकी क्या राय है, आज के शो को लेकर आपकी क्या राय है। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, खबरें लगातार जारी, बने रहिए इंडिया डेली के साथ।